वेलकम माय फ्रेंड्स। वेलकम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है झारखंड के एक बेहतरीन सीरीज में, जहां पर हम लोग रफ्तार को पकड़ते हुए अपनी गाड़ी को फास्ट करते हुए झारखंड सीजीएल को किस तरह से क्रैक करना है उसके लिए लगातार आपको वीडियोस मिल रहा है। तो अभी का जो सेशन होगा वो स्पेशली झारखंड के भूगोल, जिसमें आपको 15 से 18 प्रश्न मिल सकते हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द झारखंड सीजीएल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी इन्वेस्टिंग एनीथिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिर एग्जैक्टली झारखंड जो है वो भारत में कहाँ पर है। देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी में है, ये याद रखिएगा। सिंपल सिंपल कभी कभी आपको हार्ड हो जाएगा। तो झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ता है। ठीक है। अगर आप बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, छोटी छोटी बातें दैट शुड बी रिमेंबर, याद होना ही चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका 15वां स्थान है, 15वां। ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो यू नो अबाउट दैट, जनसंख्या की दृष्टि से 13th पोजीशन है इसका, 13th पोजीशन। ठीक है। अगर बात करें यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना का अध्ययन जब करेंगे तो आपको प्राचीन से प्राचीन आर्कियन, यू नो अबाउट आर्कियन युग, बहुत ही प्राचीन आर्कियन आर्कियन युग से लेकर आपको अभी नवीनतम जो सबसे नया नया है, जो अभी बना है, जलोढ़ निक्षेप तक, आर्कियन से लेकर जलोढ़ निक्षेप तक आपको यहाँ का संरचना का अध्ययन करने का मौका मिल सकता है, भूगर्भिक अध्ययन। ठीक है। बात करते हैं कि देखो, झारखंड में ढेर सारी नदियाँ हैं, नदियाँ तो है लेकिन अधिकांश नदियाँ मतलब एक तरह से कह सकते हैं बरसाती है। बरसात में पानी भर जाता है, बाकी गर्मी में सूख जाता है। अपवाद है एक नदी, जो आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में लिखिए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एक नदी है जो अपवाद है, जो बरसाती नहीं है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एक गर्म जल कुंड भी है, गर्म जल कुंड। ये मतलब समझ लीजिए कैसे बनता है कि धरती का जो अंदर का जो इलाका है, जो क्षेत्र है भू प्रॉपर्टी का, जब अध्ययन कीजिएगा तो उसमें कई जगह क्षेत्र हैं जहाँ पर हो सकता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो, या फिर वहाँ पर ज्वालामुखी का कोई स्रोत हो, तो उसके कारण वाटर गर्म हो जाता है। तो भारत का नहीं, अगर भारत का सबसे बड़ा, अगर भारत का पूछे, देखिए झारखंड में तो है ही, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जलकुंड जो है वो हजारीबाग में है, हजारीबाग में। ठीक है। आप घूमने जाइए हजारीबाग, डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन है। लगभग लगभग 80 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए यहाँ का पानी का टेम्परेचर है। उसका नाम है सूरज कुंड। ठीक है। सूरज कुंड पवित्र स्थान भी है, तो घूम लिए, झारखंड का कुछ महत्व बढ़ेगा। यहाँ की जलवायु की बात करें तो चूँकि भारत, यू नो अबाउट दैट, इंडिया की बात करें, अगर किसी तरह से मैप बनाने की कोशिश करें तो वो लगभग लगभग कर्क रेखा के ठीक, चूँकि बीचों बीच में पड़ता है झारखंड। ठीक है। तो उससे वो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, यू नो अबाउट दैट। ये जो कर्क रेखा है, जो उत्तरी कर्क रेखा है, तो वो ये 23.5 डिग्री उसी में पड़ता है झारखंड। ठीक है। 8 राज्यों में एक राज्य झारखंड भी है जिससे कर्क रेखा एग्जैक्टली गुजरती है। तो झारखंड जो है पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय है। भारत का जलवायु ऐसे उष्णकटिबंध के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स जो है शीतोष्णकटिबंध के भी हैं। ठीक है। इसलिए लेकिन अगर झारखंड की जलवायु की बात करें तो पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की। ठीक है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी ठीक ठाक है। अधिकांश मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी है, मतलब रेजिडुअल मिट्टी, मतलब टूट टाट के बना है, इसलिए हम उसको अवशिष्ट की दर्जा देते हैं। अवशिष्ट मतलब जो नया नहीं है बल्कि पुराना मिट्टी है। ठीक है। अवशिष्ट मिट्टी, अधिकांश मिट्टी तो आपको लाल ही मिलेगा यहाँ पर, लाल मिट्टी ज़्यादा मिलेगा, लेटराइट मिट्टी मिलेगा। ठीक है। अगर भारत का जो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है, उस अगर ये झारखंड का स्टेट है तो उसमें से कितने परसेंट में वन मिलता है, वन आच्छादित जो है, वन की मात्रा बताएं। तो वन जो क्षेत्र है उसका लगभग लगभग समझ लीजिए आप 30%, एग्जैक्टली बताएं तो 29.61%, लगभग 30% के आसपास वन है, जो कि भारत से बेहतर है। क्योंकि भारत की स्थिति में ऐसा तो माना जाता है कि 33% होना चाहिए किसी भी देश की सुखद स्थिति के लिए। झारखंड उसके लगभग लगभग करीब में है। और ऐसे भारत का औसतन कितना है, भारत का लगभग लगभग 23% है, तो भारत से बेहतर है। बात करें, चूँकि भूमि जो है ना, वो चूँकि हमारा झारखंड जो है अधिकांश वो पठार इलाका वाला है, तो इसमें कृषि योग्य तो हो नहीं सकता है, तो कृषि योग्य नहीं है,
थोड़ा सा दुख स्थिति यही है कि कृषि नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसको अगर चाहें तो आप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई परियोजना चलाइए, तो सिंचाई परियोजनाएँ चलाई गई है। इसके लिए ढेर सारी परियोजनाएँ हैं, उनमें से 2 परियोजनाओं का नाम बता देते हैं मैं आपको। एक तो दामोदर घाटी, यू नो अबाउट दैट, एक दामोदर घाटी है, दूसरा स्वर्ण रेखा, ठीक है। ये 2 नदी घाटी परियोजनाएँ हमारे झारखंड में महत्वपूर्ण है, झारखंड के लिए। इसके अलावा खनिज के दृष्टिकोण से कृषि में अगर पीछे हैं तो क्या हुआ, खनिज के दृष्टिकोण से तो आगे हैं। खनिज के दृष्टिकोण से झारखंड न केवल झारखंड में बल्कि पूरे भारत में एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है खनिज के आधार के दृष्टिकोण से, बहुत ही अच्छा है। इसलिए तो झारखंड को हम लोग भारत का रूर कहते हैं, याद रखिएगा, भारत का रूर। जर्मनी में रूर है, इसी तरह भारत का रूर झारखंड है, झारखंड। औद्योगिक नगर जमशेदपुर जाइए, रांची घूमिए, बोकारो जाइए, धनबाद जाइए, ये सब औद्योगिक नगर है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हैं, औद्योगिक केंद्र है सब। जनसंख्या कितनी है, लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,29,88,134 के आसपास है। तो लगभग 3.29 याद रखिए, 3.2, ठीक है, करोड़। जनसंख्या डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत से तो बेहतर ही है कि जनसंख्या घनत्व, जी नहीं, 414, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का सीधा मतलब होता है एक इकाई क्षेत्र, एक किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 414 है। और अगर 10 की वृद्धि देखा जाए कि हर 10 साल में 10 की झारखंड की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो 10 की परसेंटेज ग्रोथ देखा जाए तो लगभग 22% मान लीजिए आप, 22.42% है, बेहतरीन है। भारत से अधिक रफ्तार है, भारत का लगभग औसतन कितना है, मतलब इसको 18.4 भी मानिए तो भारत से ज़्यादा है, ठीक है। अगर सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कहें, लिंगानुपात कितना है, ऐसे तो भारत का तो नहीं पता अभी आपको, 947, भारत का 941 है, तो कहीं ना कहीं भारत से बेहतर ही है झारखंड की स्थिति। तो एक शिक्षा की बात कर लेते हैं हम लोग, साक्षरता की शिक्षा परसेंट कितना है, लगभग 66% के आसपास, ओके, 66% के आसपास जनसंख्या में हम लोग साक्षर हैं। और लगभग समझ लीजिए कि मतलब अगर 75 से 78% कहें तो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण इलाका है, मतलब बहुल ग्रामीण इलाका है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो हिंदू की है, नंबर 1 पे, ठीक है। ये सब बात हुई कुछ मतलब परिचय का, इंट्रोडक्शन दिया मैंने। अब बात करेंगे हम लोग कि अगर चूँकि आपको पता होगा एसटी की जनसंख्या तो लगभग 26% के आसपास है एसटी, ठीक है, मतलब 1/4 लगभग समझ जनसंख्या जो है वो एसटी एससी का है। और 32 गो जनजाति अब तक मतलब घोषित किया जा चुका है, 32 जनजाति, ठीक है, 32 जनजातियाँ यहाँ पर घोषित किया जा चुका है। और इसकी प्रमुख भाषा बताएं तो हिंदी है, संथाली मत लगा दीजिएगा, हिंदी झारखंड की एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमुख सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, ओके। अब लोग बात करेंगे कि झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है वो कितना है, कितना डिग्री के बीच में है, तो एग्जैक्टली नहीं, अब कम से कम 21 डिग्री याद रखिए, 21 से 25 डिग्री के आसपास, ठीक है, 21 से 25 डिग्री, वो भी नॉर्थ लैटीट्यूड में है, अक्षांश लैटीट्यूड। और अगर देशांतरी विस्तार बताएं तो 83 डिग्री से लेके लगभग 87 डिग्री, 87.5 मान लीजिए, 83 से 87 डिग्री, ठीक है, वो भी पूर्व में है, ईस्ट देशांतर, इक्विलेटरल, ठीक है, क्या है उसको, लॉन्गिट्यूडनल, ओके। तो फिर से बताते हैं आपको, 21 डिग्री से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और अगर बात करें 83 डिग्री से लेके 87 डिग्री 87.5 डिग्री के आसपास। अगर देखा जाए तो आपको अगर कहा जाए कि उत्तर दक्षिण का लंबाई कितना है तो 380 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यहाँ से उत्तर से। और इसका विस्तार पूछा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 463। तो उत्तर दक्षिण की लंबाई
380 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर के आसपास है। कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल एरिया झारखंड का लगभग 79,716 किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर। जो भारत के टोटल भारत है ना, अगर ये भारत है तो उसमें छोटा सा जो झारखंड है पूरे भारत का कितना परसेंटेज है, तो भारत का 2.42% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। और इसकी जनसंख्या मतलब समझ लीजिए पूरे देश की जनसंख्या का 2.72% है। झारखंड की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 2.72% है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि 13वां रैंक है, ठीक है, झारखंड जनसंख्या की दृष्टि के मामले में। तो ये झारखंड जो है क्या किसी राज्य से सीमा लगाता है, तो जी हाँ 5 राज्य है जिससे ये सीमा साझा करता है। 5 राज्य आपको याद कर लेना है। देखिए आपको सबसे पहले उत्तर में जाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो नॉर्थ में जो है ना आपको बिहार मिलेगा, बिहार। दक्षिण में साउथ में जाइएगा तो आपको उड़ीसा मिलेगा, ओके, उड़ीसा। पूरब में जाइएगा तो वेस्ट बंगाल मिलेगा। और ये लगभग ये उत्तर पश्चिम इलाका में देखिएगा तो आपको यूपी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश, और साथ साथ छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, छत्तीसगढ़, ओके। तो 5 राज्यों से ये सीमा साझा करता। ध्यान रहे ये लैंड लॉक है, मतलब इसका सीमा जो है, मतलब झारखंड का सीमा समुद्र से नहीं लगता है। इसके अलावा कौन राज्य है, तो हरियाणा भी है जिससे समुद्र नहीं लगता है, एमपी भी है जिससे समुद्र नहीं लगता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, इससे भी समुद्र नहीं लगता है, और फाइनली आपको झारखंड भी मिल चुका है। तो देख लीजिए, इसके अलावा और कोई राज्य है तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन ध्यान रहे झारखंड अगर ये लैंड लॉक है तो समुद्र कितना दूर है इससे, समुद्र के बीच की दूरी, तो ये झारखंड है तो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र मिलेगा आपको, 90 किलोमीटर की दूरी पर। और झारखंड जो है लगभग चतुर्भुजाकार है, लगभग, ठीक है, चतुर्भुज के आकार में है। अगर बात करें अब हम लोग इसके भूगर्भिक संरचना की, भूगर्भिक संरचना तो कैसा है संरचना आप जानते ही हैं, झाड़ जंगल है पूरा। तो आपको बताया था मैंने पहले भी कि यहाँ पर आपको आर्कियन युग से लेके, मतलब सबसे प्राचीनतम आर्कियन और सबसे जो नया चट्टान है जो चतुर्थ कल्पनीय है, मतलब चतुर्थ क्वाटनरी जिसको बोलते हैं, जलोढ़ निक्षेप है, जलोढ़ मैदान, ये इसकी मतलब। तो अगर आपको बताएं कि सबसे पुराना जो है, जो आर्कियन है, आर्कियन जो चट्टानें हैं या फिर धारवाड़ जो चट्टानें हैं उसके बारे में, तो सबसे पहला कहेंगे कि ये पैतृक है। पैतृक समझते हैं, मतलब ये प्राइमरी है, प्राइमरी चट्टान है, झारखंड का प्राइमरी चट्टान। लगभग समझ लीजिए झारखंड का 90% टोटल केवल और केवल आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानों से मिलकर बना है, आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानों से। खनिज तो आपको भरपूर मिलेगा, प्रचुर मात्रा में आपको खनिज मिलेगी, कोई चिंता का बात नहीं है। अगर विंध्यन चट्टानें बात करें, विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात, विंध्यन चट्टानें, तो विंध्यन चट्टानें में आपको देखिए बलुआ पत्थर आपको चाहिए तो विंध्यन चट्टानों में जाना होगा। बलुआ पत्थर हो या फिर चूना पत्थर चाहिए तो आपको विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में ऐसा मिल सकता है। इसके लिए आपको गढ़वा ज़िला फेमस है हमारा यहाँ, गढ़वा ज़िला खूब मिलेगा चूना पत्थर की चट्टानें, संगमरमर, ये सब। गोंडवाना श्रेणी की बात कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना पता होगा आपको, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये पृथ्वी है, ये पेंथालासा है, उसमें डूबा हुआ था पृथ्वी, आई मीन पृथ्वी का मतलब पूरा पेंजिया, इस महा विखंडन हुआ, पृथ्वी 2 टुकड़ों में टूट गई। अंगारा लैंड आपको पता होगा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। ये अंगारा लैंड उत्तरी वाला, निचला दक्षिण गोंडवाना लैंड। तो झारखंड जो था ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो दामोदर जो घाटी है, जो आप सुनते हैं दामोदर घाटी, बहुत दामोदर घाटी, इसकी जो चट्टानें हैं वो खास करके बलुआ पत्थर से और कोयला की जो चट्टानें हैं उसकी परतों से मिलकर बना है, कोयला और बलुआ पत्थर।
ये गोंडवाना लेन का सबसे मुख्य परत है। कोयला का झारखंड में जितना भी कोयला खोदिएगा आप, झारखंड का सारा का अधिकांश कोयला आपको गोंडवाना क्रम का मिलेगा, गोंडवाना श्रेणी का ही मिलेगा झारखंड का कोयला। अब बात करते हैं राजमहल के बाद में। राजमहल, ठीक है। राजमहल ट्रैप इसमें चूँकि लावा से बना है, लावा वाली चट्टानें हैं राजमहल ट्रैप में, लावा, ठीक है। तो बेसाल्ट चट्टानें जैसा फीचर मिलता है। आप चाहे तो पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, यही सब है। इसको पाट प्रदेश कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पाट प्रदेश। और पाट प्रदेश में कौन कौन आता था? पलामू, पी से पलामू, जी से गढ़वा, एल से लोहरदगा और जी से गुमला, गुमला। मतलब इसको पाट प्रदेश कहा गया, PGLU, ठीक है। और आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। पाट प्रदेश की ऊंचाई लगभग 900 मीटर पाट प्रदेश की ऊंचाई है। इसके अलावा अभी भी आपको मैंने बताया कि नवीन जो जलोढ़ मैदान है, नवीन जलोढ़ मिट्टी या निक्षेप कहाँ मिलेगा? दिमाग लगाइए, सीधी सी बात है। नदियों के द्वारा बहाकर जो लाया गया है उसी से बनेगा। तो आपको नदी घाटी जाना होगा, तो नदी जो आपको कहाँ मिलेगा? बहुत सीमित क्षेत्र है, झारखंड में ज़्यादा नहीं है। तो राजमहल का जो पूर्वी इलाका है, राजमहल का जो ईस्ट राजमहल, वहाँ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा सोन नदी जो बहती है, सोन घाटी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जलोढ़ निक्षेप स्वर्ण रेखा में भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं धरातली स्वरूप की। धरातली स्वरूप, इसमें सबसे पहले सबसे मुख्य जो होता है धरातल में, हम लोग छोटा नागपुर पे बहुत ज़्यादा केंद्रित करते हैं, क्योंकि आपको बता दिए 80% तो यही बनाएगा, ठीक है, छोटा नागपुर ही। तो एक पठारी इलाका है पूरा ओवरऑल छोटा नागपुर। तो इसका जो औसत ऊंचाई पूछा जाए कभी, अगर कितनी औसत ऊंचाई है, तो छोटा नागपुर की औसत 760 मीटर के आसपास है, इतना मीटर। लेकिन इसी में याद रखिएगा, इसी में एक और पारसनाथ एक पहाड़ी है, पारसनाथ, जिसको पार्श्वनाथ बोलते हैं। 23वें तीर्थंकर आपको बता दिए हम, उसी के नाम पे पड़ा है। तो इसकी चोटी की ऊंचाई जो है ना, तो थोड़ा ज़्यादा है, वो 1365 मीटर के आसपास है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या कर रहा हूँ मैं? आपको रिवीजन करा रहा हूँ, फास्ट रिवीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए। देखिए, ये जो झारखंड का जो धरातल क्षेत्र है, उसको मतलब जनरली 4 भाग में बांट सकते हैं। एक पाट क्षेत्र में, दूसरा रांची का पठार में, ठीक है, रांची का पठार, तीसरा हजारीबाग पढ़ लीजिए, हजारीबाग का पठार, और फाइनली निचली जो घाटियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा मोड़ा आप जान लीजिए। निचली घाटी वो भी काफ़ी है। तो एक पाट प्रदेश, दूसरा हजारी पठार, रांची का पठार, और फिर निचली पहाड़ी। तो एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं पाट क्षेत्र के बारे में। पहले पाट क्षेत्र क्या है, क्या बोलता है? पाट मतलब सीधा होता है परतदार या पश्चिमी घाट, आप इसको पश्चिमी घाट से बोल सकते हैं, पश्चिमी पठार, नॉर्थ घाट। तो पश्चिमी जो पठार है, एक बात सबसे बड़ी बात कि झारखंड का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, मैक्सिमम हाइट है इसका, ठीक है, मैक्सिमम एच। तो वो झारखंड का कौन सा है? तो पाट, पश्चिमी पठार, ठीक है, जिसमें पारसनाथ छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, पाट का मतलब होता है ना समतल जमीन होता है, मतलब पूरा फ्लैट एरिया का, फ्लैट। पठार वास्तव में फ्लैट ही होता है, जो ज़मीन से समानता ऊंचा होता है, त्रिभुजाकार है, मतलब ऐसा माना जाता है, त्रिभुजाकार है इसका आकार। इसका जो ऊपरी इलाका है ना, ये पाट का, उसको हम लोग बोलते दाढ़, पढ़ लीजिए। और जो निचला है ना, वो निचला इलाका दोन कहलाता है इस पाट का, अगर ये पाट इस तरह है तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 900 मीटर, ठीक है। बहुत सी नदियाँ निकलती है इससे। उस नदियों का नाम अगर याद रखना चाहें तो आप, सबसे अच्छा है, एक उत्तरी कोयल का नाम याद रख लीजिए, उत्तरी कोयल नदी,
वहीं से निकलती है पश्चिमी पठार से। इसके अलावा शंख नदी भी है जो हीरो की नदी कहलाती है। तो हीरो मतलब हीरा बहता है इसमें, हीरा मिलने की संभावना, वो बताया था कौटिल्य ने ऐसा। अब आते हैं हम लोग सेकंड पठार, रांची पठार पढ़ने में। रांची पठार, तो रांची के पठार के बारे में सबसे बड़ी बात अगर आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको मैंने बताया था कि सबसे ऊंचा जब पूछा जाए, ठीक है, सबसे ऊंचा जब पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, वो पश्चिमी पठार बताना है। लेकिन मुझे अगर सबसे चौड़ा पूछा जाए या सबसे विस्तृत पूछा जाए या सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है रांची का पठार। ओके, तो रांची के पठार के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो अब पूछा जाएगा कितना ऊंचा है, बताइए जरा सा। देखिए वो वाला मैंने बताया था आपको, पश्चिमी वाला बताया है 900, लेकिन ये 900 नहीं है, ये लगभग लगभग 600 है। ये हो गया आपका पश्चिमी पठार, ये हो गया रांची का पठार, ये हो गया वेस्ट पठार प्लेट, और ये हो गया रांची प्लेट, 2 मीटर में है, ठीक है। एक और रांची पठार से झरना निकलता है, आई मीन झरना समझते हैं ना आप, जिसको जलप्रपात बोलते हैं, उसका नाम बताइएगा आप। 137 मीटर है ये, उतना ऊंचा तो झारखंड में जो सबसे ऊंचा है जो जलप्रपात है, शायद मेरे ख्याल से आपको लगना हो चाहिए यही है शायद, ठीक है। उसका नाम है बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, या फिर इसको आप लोघा घाघ भी बोल सकते हैं, लोघा घाघ। 137 मीटर है, ध्यान रहे। लेकिन हुंडरू जलप्रपात भी इसी में है, रांची पठार में ऐसे ही निकलता है हुंडरू, लेकिन ये उतना ऊंचा नहीं है, ये 74 मीटर ही है, 74 मीटर के ऊंचा से गिरता है। और भी बहुत सारे पठार हैं, गौतम धारा भी आप जाएँ तो रांची का पठार नहीं मिलेगा, गौतम धारा, ये भी उसी से निकलता है, बस 17 मीटर ही है, मोतीझरना से भी कम है। अब हम तीसरा बात करेंगे, तीसरा हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पठार। देखिए हजारीबाग पठार जो है ना, उसको जनरली 2 भागों में बांटते हैं। ऊपर वाला भाग माने अपर हजारीबाग प्लेटो, और दूसरा नीचे माने लोअर प्लेटो। तो अपर वाला अलग हो गया, लोअर वाला अलग हो गया, ठीक है। तो अगर बात करें ऊपर वाला, तो ऊपर वाला का ऊंचाई जो होगा लगभग लगभग 600 है, ठीक है। और अगर निचला वाला अगर पूछा जाए तो लगभग लगभग 450 है। तो अपर जो हजारीबाग का पठार है 600 मीटर के आसपास है, और ये 450 के आसपास है। ये तो ऊंचाई की बात हो गई। अगर हम बात करें कि जो निचला जो हजारीबाग का पठार है ना, वो स्पेशली गिरिडीह के पठार पर जो एक बराकर नदी है, वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ, गिरिडीह का पठार, यानी कहे तो गिरिडीह का पर्वत कह दीजिए। तो गिरिडीह के पठार से बराकर नदी से निकलती है भैया, वहाँ से बराकर नदी निकलती है। एक नदी है बराकर नदी जो गिरिडीह से निकलती है, पारसनाथ पठार से निकलती है। यही पारसनाथ पठार जिसकी बात कर रहा था मैं, वो सबसे ऊंचा झारखंड का ऊंचाई वाला क्षेत्र है, 1365 मीटर। पार्श्वनाथ तेरहवें तीर्थंकर, उसके मतलब उससे जुड़ा हुआ कुछ साहित्यिक है, इतिहास है शायद। और यहाँ पर एक ध्यान रखिए, 1300 मीटर से इस जो इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ की सबसे ऊंची चोटी, तो सम्मेद शिखर नाम है, सम्मेद शिखर, ठीक है। और ये पूरा तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये सब चट्टानें, इसमें ग्रेनाइट की प्रमुखता है, ठीक है। अब फाइनली हम चलते हैं चौथा भाग, निचली वाला भाग में, निचली पठार की बात करते हैं, निचली घाटी मैदान की बात करते हैं। जो भी हो, मतलब ये लगभग लगभग उतना ऊंचा नहीं है समुद्र तल से, अगर मतलब इसको देखा जाए तो लगभग लगभग समझिए 150 से 300 के बीच आप मान सकते हैं, इतना मीटर ऊंचा है। नदियाँ चूँकि इसमें बहती है अंतिम समय, तो राजमहल की जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर आप नदियाँ देखिएगा, निकलता है यहाँ पर नदियाँ। राजमहल की पहाड़ी इसी में स्थित है, तो राजमहल की पहाड़ी इसी में स्थित है, यही बात बोलना चाहता हूँ। तो इसमें जो अगर इसका विस्तार देखा जाए राजमहल की पहाड़ी का, तो दुमका में है, देवघर जाइएगा तो देवघर में भी वो भी उसका हिस्सा है,
उसके बाद गोड्डा में, ओके, पाकुड़ में, ये सब इसका किसका है, ये सब किसका हिस्सा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, ये सब वास्तव में निचली घाटी का ही हिस्सा है। ओके, कितना फैला है पता है आपको? राजमहल के पहाड़, मतलब राजमहल के पहाड़ देखेंगे तो 2000 किलोमीटर भी स्क्वायर में किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ी है तो कहीं बड़ी बड़ी है, और नुकीला नुकीला भी है। ठीक है, तो नुकीली पहाड़ी को टोंगरी कहते हैं, टोंगरी, ध्यान रखिएगा, टोंगरी, नुकीली पहाड़ी को टोंगरी। और जो गुम्बद नुमा है, इस तरह है टापू नुमा, ठीक है, उसको डोंगरी बोलते हैं, डोंगरी। तो जो टीला नुमा हो, जो एवरेस्ट की तरह हो, उसको टोंगरी, और जो गुम्बद नुमा हो उसको डोंगरी बोलते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरा तमन्ना है।